जय वैद्यनाथ। आज हम लोग 21 जनवरी 2022 के CTET में कक्षा 6 to 8 में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए बोर्ड पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 120, 210 और 330 के विभिन्न सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग है। अब इसमें से कोई भी एक होगा। तो पहले हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 120 का। 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 3 गुने 5, 2 3 और हो गया आपका 15, 10 30 और हो गया आपका इंटू 4। हालांकि 4 अभाज्य नहीं हुआ लेकिन फिर भी शॉर्टकट में ले लेते हैं, 2 इंटू 2 लिखना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 210, 2 गुने 3 5 इंटू 7 और 330, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, सार्व अभाज्य गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर का बात कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर तो देखिए कौन आ गया, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, सब में कॉमन फैक्टर आ गया। अब इसका गुणनखंडों के वर्गों का योग है, मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो 4 9 जोड़ 25। तो जोड़िए सबको, क्या आएगा सबको जोड़ने से 38। इसका करेक्ट आंसर हो गया 38। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है यदि 9 अंकीय संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से विभाज्य है तो 3x + 2y का मान क्या होगा। ये जो संख्या है वो 9 अंक का संख्या है और वो किससे विभाजित है, 72 से। तो आप लोग जानते होंगे 72 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 9। इसका मतलब वो संख्या जो है 8 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। तो अब 8 से विभाजित होने का नियम लगाते हैं। अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों का अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं 78y/8। अब 8 से हम अगर इसको कैंसिल करने जाएं तो ये 9 8 72 हुआ, बच गया 6। तो 6 के साथ यहाँ y के जगह पर क्या लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5, हम तो स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 लिखने से 1 सेट कटेगा नहीं, 2 लिखने से बरसेट कटेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर 4 ले लेते हैं तो 64 हो गया। तो y = हम लोग को 4 होगा, तो ये 64 आपका 8 बार में कट जाएगा। तो y हमारा 4 निकल गया। अब आगे आते हैं हम लोग 9 का विभाजित होने का नियम लगाते हैं। 9 का विभाजित होने का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ के 9 से भाग दे देना है। तो लिखते हैं 9 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ x जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ y डिवाइडेड बाय 9। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 46 + x + y/9। तो 46 देखिए y के जगह हम लोग 4 निकाल चुके हैं, तो 4 निकाल चुके हैं। तो 46 + x + 4/9, तो ये आ गया आपका 50 + x/9। अब 9 का अगर टेबल हम लोग याद करें तो 50 के बाद कौन सा ऐसा अंक है, संख्या है जो 9 से कट जाएगा। तो 9 × 6 = 54। तो 54 कब होगा, जब हम लोग x = 4 लेंगे। तो इस 9 अंकों वाली संख्या में x का भी वैल्यू 4 निकला,
y का वैल्यू भी 4 निकला, लेकिन हमको वहां से मतलब नहीं है, फाइनल आंसर इसमें कह रहा है 3x + 2y, तो 3 × 4 + 2 × 4 12 + 8 = 20। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 1.3/5 घटा 2/3 भागा 12/13 जोड़ 7/5 गुना 1/3 बाय भागा 11 होल 1/5 या भागा 9.1/3 गुना 20.1/6 का मान क्या होगा। तो इसमें आपको बोडमास का रूल फॉलो करना पड़ेगा। बोडमास का रूल फॉलो करते हैं, उससे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज करते हैं 5 1 और 5 3 8, 8/5 हो गया, 2/3 एज इट इज उतार दिए, 12/13 उतार दिए और 7 गुना 1 7 हुआ, नीचे 5 गुना 3 15 हो गया। इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, 11/55 1 6 56/5, 9 या 27 1 28/3 और 20 छक 120 जोड़ 1 121/6। अभी तक सिर्फ हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को तोड़े हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 और 12 कैंसिल होगा, 2 से 6 बार, तो ये नीचे, और ये 28 से 56 2 बार कट गया, ये 2 इस 6 को काट देगा आपका, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 से 2 बार कट गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो जो बच गया रिमेनिंग लिखते हैं 8/5 13/18 7/15 बटा 121/5। अब 5 18 और 15 का एलसीएम होगा 90, तो 90 अगर एलसीएम हो गया तो 5 से 90 गया कितना बार, 18 बार, और 18 से 8 को गुना कर दिए तो 126 हुआ। 18 से 90 जाएगा 5 बार, 13 से गुना कर दिए 65 हो गया। 15 से जाएगा 90 6 बार, 6 से 7 को गुना किए तो 42 हो गया। तो उसको कैलकुलेट किए तो 121/90 आया, और ये 121/5 पहले से आके रखा है, तो बीच में अगर बाय रहे तो ये पलट जाएगा, 5/121 121 121 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर 5 से 90 काट दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 और 6 के बीच स्थित पूर्णांकों के घनों का योग है। मतलब -5 और 6 के बीच में जितना पूर्णांक संख्या है उसके क्यूब निकालना है, सबको जोड़ देना है। तो पहले संख्या देख लेते हैं क्या आएगा बीच में, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब इसको आपको क्यूब में लिखना है, -4 क्यूब प्लस -3 क्यूब प्लस -2 क्यूब प्लस -1 का क्यूब, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है इसलिए हटा देते हैं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो -4 3 बार इसमें पावर 3 है तो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आया ये पॉजिटिव आया तो कैंसिल हुआ, ये नेगेटिव आया ये पॉजिटिव कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा क्या 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इक्वल टू 125, 125 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 0.00001275 इक्वल टू k इंटू 10⁻⁻7। तो k/5 का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो है 0.000125 बाय 10⁻�7 इक्वल टू k। अभी -7 क्या करेगा, अगर ऊपर जाता है तो +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा तो 10 पर पावर 7 मतलब 10 पर पावर कितना 7 जीरो हो जाएगा, 7 जीरो होगा तो इसको रिमूव करके कहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा। ये 12.75 इक्वल टू k, लेकिन k का वैल्यू नहीं मांग रहा है, मांग रहा है k/5। तो k/5 के लिए आपको 5 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 बार गया डेसिमल पड़ेगा, 5 हो गया 5 हो गया, फाइनल आंसर 2.55। तो ध्यान देने वाला बात है, आंसर कोई कंफ्यूज करके सी नहीं मारना है, इसमें आंसर आपका 2.55 आएगा, k/5 का वैल्यू निकालना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक संख्या 5, 11, 3 तथा 8 में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याओं समानुपात में है तो रूट अंडर x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 3 का मान क्या होगा। देखिए ये डिफिकल्टी लेवल जो बात करता है कि हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पूछेंगे तो यही चीज होता है ग्रेजुएशन लेवल का डिफिकल्टी लेवल। इसमें देखिए आपका समानुपात भी चेक किया, बीज गणित भी चेक किया और साथ में आपको रूट अंडर भी चेक कर लिया। तो एक क्वेश्चन में 3 टॉपिक को छू दिया, यही होता है डिफिकल्टी लेवल। तो अब समझते हैं, तो सब में क्या जोड़ने बोल रहा है, 5, 11, 3, 8 में x जोड़ने बोल रहा है तो सबको जोड़ दिए, 5 जोड़ x, 11 जोड़ x, 3 जोड़ x, 8 जोड़ x, और वो किसमें है, समानुपात में है। समानुपात में लिख दिए 5 प्लस एक्स इज टू 11 प्लस एक्स, समानुपात 3 प्लस एक्स अनुपात 8 जोड़ एक्स। अब समानुपात का नियम आप लोग जानते होंगे, ये दोनों जो टर्म होता है ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और ये फर्स्ट और अंतिम वाला मल्टीप्लाई होता है और दोनों इक्वल होता है। तो लिख दिए 5 प्लस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, इधर लिखे 11 इंटू 11 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, कैलकुलेट किए बिल्कुल गुना करके और कैंसिलेशन किए। तो ये देख रहे हैं पावर 1 1 है तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड आएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, सॉल्व किए तो x इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, सॉल्व यहाँ पर किए x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 3 अंडर रूट, तो x के जगह 7 रख दिए, 7 प्लस 2 9, x के जगह 7 रख दिए तो 28 में 3 गया 25 और वर्गमूल निकल गया, स्क्वायर रूट 9 का 3 25 का 5 दोनों मल्टीप्लाई किए, करेक्ट आंसर आपका हो गया 15 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया जाता है, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचा जाता है तो ये चारों ऑप्शन में क्या होगा, हानि होगा, लाभ होगा या लाभ हानि कोई नहीं होगा। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है तो 25% अधिक तो अंकित मूल्य हो जाएगा 125। तो 125 जब अंकित मूल्य हो गया तब विक्रय मूल्य में क्या बोल रहा है, इस अंकित मूल्य पर 25% की छूट दिया जा रहा है, मतलब कितना लिया जा रहा है 75%, 25% नहीं लेके हम यहाँ क्या कर दिए 75%, 100 में 25 घटा दिए तो 75% अगर निकालेंगे 125 का तो आ जाएगा 375/4। तो 375/4 जब आया तो इससे पता चल गया कि जो इसमें हानि हुआ है, हानि क्यों हुआ कि क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा बड़ा आ गया, क्रय मूल्य हम लोग का छोटा है, तो हानि पता चल गया। अब कितना हानि हुआ, तो हानि हो गया 100 माइनस 375/4, तो 4 इसका एलसीएम लेके सॉल्व किए तो 25/4 आया। अब प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुना 100 क्रय मूल्य, सॉल्व किए तो 100 कैंसिल हो गया और 25/4 प्रतिशत हो गया, तो उसको फिर पूर्णांक में बदले 6.1/4 हानि इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो 6 ये आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन से, रैखिक समीकरण से, 3x प्लस 10/2 माइनस 4x इक्वल टू 1 माइनस 5x माइनस 4/6। अगर इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू इसमें रख देना है तो आंसर क्या आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो लिखते हैं 3x प्लस 10/2 माइनस 4x और इक्वल टू 1 माइनस 5x माइनस 4/6। एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड, तो इधर 2 एलसीएम लिए 3x प्लस 10 माइनस 8x, इधर 6 एलसीएम ले लेते हैं तो ये होगा 6 माइनस 5x प्लस 4, माइनस को चेंज कर दिया और ये 2 से जो है ये 3 टाइम्स कट गया, तो अब जो हो गया आपका 3x में माइनस 5x प्लस 10 और इस 3 को अगर हम लोग यहाँ इंटू में ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 माइनस नहीं होके 6 10 और माइनस 5x,
इसको सॉल्व करते हैं, -15x प्लस 30 इक्वल टू 10 माइनस 5x। तो 15x को ट्रांसपोजिंग करते हैं तो ये इधर हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा आपका 5x, 15x में गया तो 10x, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 होगा। तो अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, रख देते हैं तो 7 इंटू 2 माइनस 8, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है p बराबर 10x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 5xy, q बराबर 12xy प्लस 10y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तथा r बराबर 8y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4xy। हम कभी कभी हिंदी और इंग्लिश कुछ भी बोल देते हैं, उसको अन्यथा नहीं लेना है, वो आप लोग समझ रहे हैं। तो p माइनस क्यू और प्लस r का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। p पहले लिख लेते हैं 10x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 5xy और q का वैल्यू सामने लिखते हैं, q हो जाएगा 12xy और 10y स्क्वायर और 3x स्क्वायर। तो p माइनस क्यू, घटा का नियम याद होगा आप लोग को, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस चेंज हुआ तो ये हो गया आपका 7x स्क्वायर और ये हो गया आपका, दोनों पॉजिटिव है, माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, साइन बड़ा वाला का होगा तो हो गया 18y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 7xy। तो हमारा p माइनस क्यू निकल गया। अब r को इसमें ऐड कर देते हैं, तो r है आपका माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 में 3 गया 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 10y स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस 3xy। यही इसका करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शन दिया है, बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने सीधे इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से, बहुत ही आसान। यदि x बराबर -2, y बराबर 3, z बराबर -3 तो y स्क्वायर x स्क्वायर 2y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xyz का मान क्या होगा? ये चारों ऑप्शन में आपको एक होगा। तो सिंपल है, मान रख देते हैं। y का वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर और x का वैल्यू -2 का इसका स्क्वायर प्लस 2, y का वैल्यू 3 का क्यूब माइनस 3, x का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस इंटू y का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू -3। इसको सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 27 माइनस हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 इंटू 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपका हो गया 8 इंटू 9, तो 8 इंटू 9 अगर हो गया तो सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, या इससे अच्छा है कि 9 को खींच के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इससे 9 ले लिए तो बचा 4, इससे बच गया आपका 6, इससे 9 ले लिए 3 दूनी 6 माइनस 12 और ये हो गया प्लस 8। तो ये 9 और ये हो गया 6 4 10 8 18 माइनस 12 9 छक 54 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड है। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको आइडेंटिटी पहचानिए, कौन आइडेंटिटी पर ये बनेगा। तो ये आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई पर बनेगा। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों लिखा, ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये सेम टैली कर रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेके चले। अब जो है इसको इस फार्मूला में रख दीजिए, तो फार्मूला एक्स प्लस वाई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी माइनस डी, एक हो गया। और दूसरा आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसका सारा साइन चेंज, ए और माइनस सी प्लस डी। अब इसमें ए और सी कैंसिल हो गया, और इसमें जो है ऐड हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2c माइनस डी और बी प्लस डी। ये दो ऑप्शन हुआ, एक गुणनखंड ये होगा और ये गुणनखंड ये होगा। अब चारों ऑप्शन में हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा इसका आंसर है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका बी प्लस डी, चारों ऑप्शन में बी प्लस डी एक दिया गया है, इसलिए यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक बार एक क्वेश्चन निश्चित देता है। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता। तो दिया है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED, तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो सर्वांग सम तभी होगा जब मान लीजिए 5 रुपया का सिक्का, अगर 5 रुपया का सिक्का पर एक 5 रुपया का सिक्का रखेंगे तो वो सर्वांग सम होगा। उसी तरह 5 रुपया का सिक्का जो है अगर 2 रुपया का सिक्का पर रखेंगे तो 5 रुपया का सिक्का छोटा हो जाता है, 2 रुपया का बड़ा हो जाता है, इसलिए सर्वांग सम नहीं हुआ। सर्वांग सम का मतलब हो गया सभी अंग समान, तो सब भुजा बराबर होना चाहिए और उसका कोण भी बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं इस चित्र में, ये दोनों सर्वांग सम अगर है तो AB के जगह में F ही होना चाहिए, तो यहाँ AB के जगह में क्या लिख दिया है DE, तो ये वाला गलत बात है, नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं BC ये वाला है, तो BC की जगह ED होना चाहिए, वहां क्या दिया है FE, ये वाला दे दिया है, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। एंगल B इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। एंगल B इक्वल टू एंगल E CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री, AC का मान 169, BC का मान 120 सेंटीमीटर, तो AB ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए तो AB बराबर हो जाएगा √अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो AC का वैल्यू है 169 माइनस 120 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फायदा है, 169 का स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। 289 का 17 आ गया वर्गमूल, 49 का 7 आ गया, गुना कर दिया, आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, सिमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है। सिमेट्री का हिंदी होता है सममित, इससे क्वेश्चन निश्चित दिया जाता है। तो सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे दिल का चित्र है, दिल का चित्र है तो ये एक सिमेट्री रेखा खींचने से ये और ये एक दूसरे पर समा जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक कोई गलत है, उसको बचाना है। तो एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, हाँ हो सकती है। अगर समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो तो ऐसे करके हम एक सममित रेखा खींच देंगे, ये सममित हो जाएगा। तो पहला बिल्कुल सही है। एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। समांतर चतुर्भुज है तो इसको आप किसी तरह से सममित नहीं कर सकते हैं। ये पार्ट देखिए यहाँ आके गिर जाएगा, तो नहीं जाएगा उस तरफ। और तीसरा है एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, बिल्कुल यही आंसर होगा। और गलत बात है इसका बहुत सारा, देखिए एक सममित रेखा मैंने खींचा, कोई बच्चे ऐसे खींच देंगे, कोई बच्चे ऐसे खींच देंगे, कोई ऐसे खींच देंगे, तो अनगिनत होगा। यहाँ कह रहा है एक सममित रेखा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
और समचतुर्भुज अपने विकर्णों के परिसम्मित होता है। बिल्कुल सही बात है। समचतुर्भुज एक देख लेते हैं। समचतुर्भुज तो विकर्ण से मान लीजिए एक विकर्ण इससे ये सम्मित हो रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। लेकिन वहां कह रहा है कथन सत्य नहीं है, तो सत्य सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कौन ए बराबर 2x माइनस 5, कौन बी बराबर 5x प्लस 5 और कौन सी बराबर 3x प्लस 50। तो भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है तो सीई एंगल एसीडी का समद्विभाजक है, तो ईसीडी की माप क्या होगी। तो पहले वो तो बाद में जानेंगे, पहले देखिए एंगल ए बी और सी दिया है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सेट कर दिए, x इक्वल टू निकल गया 13 डिग्री। तो x अगर 13 निकला तो एंगल ए को सॉल्व किए 2x माइनस 5 21, बी को 5x प्लस 5 तो निकला 70 और सी को सॉल्व किए तो निकला 89। तो 89 होने से ये देखिए त्रिभुज ए बी सी का फोटो खींचे, मतलब चित्र खींच दिए, तो लगभग ये राइट एंगल ट्रायंगल करीब करीब होगा, उतना तो एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ 89 है, तो एंगल सी ले लिए 89, ए 29, ए 70। तो कहता है बीसी को बढ़ाए डी तक, बढ़ा देते हैं, डी तक बढ़ गया, और ईसी जो है वो इसका समद्विभाजक है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये दोनों का सम होगा लीनियर पेयर से 180, तो ये 89, तो ये हो गया 91, और इसका आधा ECD निकालने का है, समद्विभाजक है तो आधा करेगा, और 91 का आधा 45 और 1/2, ये करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और DC पैरेलल है, और AB और DC का अनुपात 2:1 है, और AB और DC के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो AB की लंबाई क्या होगी। तो ये देखिए समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB की दूरी 2x और DC की दूरी x हम लोग माने। क्यों माने? क्योंकि 2:1 में दिया है, रेशियो 2:1 में दिया है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग को याद होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल AB प्लस CD इंटू हाइट। तो हाइट इसका 20 लिख देते हैं, और यहाँ क्षेत्रफल में भी 720 लिख देते हैं। 1/2 2x प्लस x इंटू 20, बिना कुछ सोचे समझे 0 0 दोनों साइड कैंसिल कर दीजिए, और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 72/3 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू आपका हो गया 24, x इक्वल टू 24, तो 24 सेंटीमीटर x निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, AB 2x, तो 2 इंटू 24 48 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 7392 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन देखिए, बेलन का आधार क्या हो गया, ये वृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन बहुत सरल, सबसे आसान। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है बेलन का आयतन बटे ऊंचाई। तो बेलन का आयतन होता है πr² h, और ये h तो दिया हुआ है 7392 और ऊंचाई दिया है 12, काट देंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभाकार कुंड के अंदर 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कुंड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 मीटर, 18 मीटर तथा 10 मीटर है। इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो पानी गिरने का दर कितना है, 1200 लीटर प्रति मिनट, 1200 लीटर प्रति मिनट। तो इसको पहले हम लोग यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, 1200 गुना 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका दर, गिरने का दर, और जो इसका आयतन होगा चूंकि घनाभाकार है
इसलिए LVH होगा, LVH होगा। तो LVH में अगर इससे भाग दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो L की जगह है 24 गुना 100 बदल दिए, फिर आपका 18 गुना 100 सेंटीमीटर में बदल दिए, और फिर 10 गुना 100, और नीचे में आपका 1200 गुना 1000। 0 0 कैंसिलेशन शुरू करिए, ये 1000 और ये 1000 चला गया, और ये आपका 2 0 चला गया, 12 दूनी 24, ये हो गया 3600 मिनट। इसको घंटा में बदलना है तो 60 से भागा दीजिए, तो ये 60 घंटा इसका करेक्ट आंसर आया। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, माध्यक और बहुलक का माध्य क्या है? तो माध्य क्या है, अगर तीनों को निकाल देंगे और उसका एवरेज, माध्य बराबर होता है तीनों का औसत निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी जो आंकड़ा है वो 5 है, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 18, और इसमें 8 जो है 3 बार रिपीटिंग है। तो परिसर बराबर होता है निम्न उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। तो उच्चतम मान 18 है और निम्नतम मान 5 है, तो ये 13 आया। बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग होता है वही बहुलक होगा। तो 3 बार रिपीटिंग हो गया 8, इसलिए बहुलक 8 हुआ। और माध्यिका में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, तो 15 + 1, इसमें इवन और ऑड का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड वाले के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2, n + 1/2, तो 15 + 1/2 8th टर्म। 8th टर्म क्या आया इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म आ गया आपका 9, इसलिए 9 इसका माध्यिका होगा। अब इस तीनों को जोड़ देना है, 30 + 8 + 9/3, 30/3, 10 इसका करेक्ट आंसर। पढ़ लीजिए सर प्लीज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, माध्यमिक विद्यालय में दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है? तो दो भिन्न का गुणन करना है, इसमें जो है आपको चुनना पड़ेगा ऑप्शन चारों में से कौन उपयुक्त प्रणाली है। पहला है ए, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप प्रदर्शन करना चाहिए। तीसरा है महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन संख्याओं का पुनरावृत्त योग है। और चौथा है महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन विभाजन का प्रतिलोम है। तो इसमें सबसे जो सटीक आंसर आपका होगा वो होगा बी। चित्रात्मक रूप से अगर बच्चों को पढ़ाइएगा तो वो आपका ज्यादा सटीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना है, प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। तो इसमें विद्यार्थियों की गणित की आधारभूत संरचना समझने में सहायता करना, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना आधारभूत संरचना के गणित समझ नहीं पाएगा। विद्यार्थियों को संबंध पहचानने में समर्थ बनाना और विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों को अमूर्त प्रत्ययों का संचालित करने में समर्थ करना। तो अमूर्त प्रत्ययों को समझना गणित में बहुत जरूरी होता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। और यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना ये कोई जरूरी नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण गणित पढ़ाया जाना चाहिए, इस कथन का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट पढ़ाना चाहिए इसमें, तो गणित केवल उन्हीं विद्यार्थियों पढ़ाना जाना चाहिए जिनकी योजना इससे उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाने की है। तो उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाने की है
तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। फिर है जिन विद्यार्थियों की गणित में अरुचि है उनके लिए कठिन संकल्पनाओं पढ़ाना छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, अरुचि है तो छोड़ देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के लिए उन संदर्भों का प्रबंध कराना जो कि गणितीय संकल्पनाओं की आवश्यकताओं को उजागर करते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। सही कथन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सही कथन जो है आपका औपचारिक उत्पत्ति को केवल आगमनिक तर्कना से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका ज्यामिति का क्वेश्चन है। उत्पत्ति जो आप लोग प्रमाण देते हैं थ्योरम में उसी का बात कर रहा है। तो इंडक्टिव लॉजिक से ये प्राप्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। परिकल्पनाएं सदा निगमनिक तर्कों द्वारा सूत्रबद्ध किया है, ये भी सही नहीं है। हमेशा इंडक्टिव लॉजिक का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा है गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाने की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 4 ही बचता है। सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के प्रति उदाहरण सहायक होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रति उदाहरण जो है जिसको काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं, ये काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है? तो है परिकलन यंत्रों को निपुणता से प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है आपका एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना। और दूसरा जो है आपका लंबी गणना को करने के लिए गणितीय युक्तियों का प्रयोग करना। तीसरा जो है 3D विमाओं वाली आकृतियों नमूने बनाना। तो इसमें एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नीचे है एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? तो इसके दो कोण समान है, पर्याप्त है परंतु आवश्यक प्रतिबंध नहीं है, नहीं ये आवश्यक होना ही चाहिए। दूसरा है इसके दो कोण समान है, आवश्यक है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है, ये भी गलत आंसर है। इसके दो कोण समान हैं और दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध होंगे, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन ए, इसमें दो कथन दिया गया है, दोनों कथन को पढ़ना है। पहला है यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है, या n2 देखने में लग रहा है, आपको n स्क्वायर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको n स्क्वायर पढ़ना है, n2 नहीं पढ़ के n स्क्वायर पढ़ना है। तो यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। मान लीजिए सम संख्या 2 लेते हैं तो उसका स्क्वायर जो 4 होगा सम होगा, बिल्कुल सही कथन है। और यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n भी सम नहीं है, n जो है वो सम नहीं है। तो इसको जो बोलते हैं इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और क्यों करेक्ट आंसर है इसको समझना पड़ेगा। देखिए यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। यहाँ पे इसको अगर स्टेटमेंट 1 माने और इसको स्टेटमेंट 2 माने तो स्टेटमेंट 2 को यहाँ पे लाया गया है और 1 को यहाँ पर लाया गया है। तो पहले तो स्टेटमेंट का चेंज किया, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद किया दोनों में नहीं लगाया है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें दोनों को स्टेटमेंट को उलट दिया जाता है और नहीं लगाया जाता है उसको कंट्रापोजिटिव बोलते हैं। कंट्रापोजिटिव जो है उसका हिंदी प्रतिस्थिति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। कंट्रापोजिटिव, इनवर्स, कन्वर्स और कंट्राडिक्शन, ये चारों कमांड करिएगा तो आपको निश्चित एक नंबर 6 to 8 में आ जाएगा।
जियोजेब्रा का संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एकदम ये एक सॉफ्टवेयर है, तो आप मतलब बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन डी को करेक्ट मारिए। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ज्यामिति के खोज में किया जाता है। गणित के शिक्षण अधिकांश निम्नलिखित कौन सा सही है? इसमें सही आपको ढूंढना है। तो निर्देशन का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है, मतलब जो समझाने का तरीका होता है वो बच्चों को समझ पर असर करता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, गणितीय निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। इसके आगे देखना ही नहीं है। जेंडर का गणितीय विचार मतलब लड़का लड़की होने से गणित समझने में दिक्कत होता है, तो ये गलत बात है, कोई अंतर नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन 1 सही हो गया, तो आगे हमको देखने का जरूरत नहीं है। डिसकैलकुलिया की विशेषता है। डिसकैलकुलिया मतलब आपको गणना से संबंधित होता है। तो देखते हैं कौन कौन ऑप्शन है। संख्याओं की संकल्पना को समझने में कठिनाई, तो सही बात है, संख्या समझने में बच्चे को दिक्कत होता है। तो संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, ये भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन है संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वयन करने की योग्यता, ये भी बिल्कुल सही बात है। और वर्णमाला को पहचानने में योग्यता, ये वर्णमाला वाला तो होगा नहीं, ये डिसकैलकुलिया से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। आप लोग का अगर ये सी टेट का 6 to 8 का आप लोग ये इसी तरह रोज एक बार प्रैक्टिस अगर कर ले सारे सेट का, तो 100% गारंटी है कि आप लोग का सी टेट निकल जाएगा। मैथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको आगे देखते रहने के लिए मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि हम नए सेट के साथ फिर अगले दिन आपको मिलें।